हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ को जाना और उसके साथ साथ रेसिस्टेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े थे कि रेसिस्टर्स को कैसे हम लोग सीरीज में और पैरेलल में कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और उस कनेक्शन के फलस्वरूप जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है यानी टोटल जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो कैसे हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं, और फिक्स्ड वैल्यू वाले रेसिस्टर्स होते हैं। और कमर्शियली मार्केट में 1 ओम से लेकर के लाखों ओम तक के ये अवेलेबल है। और इसकी पहचान जो है यानी उस जो भी कार्बन रेसिस्टर्स होते हैं तो उस पे कलरफुल स्ट्रिप्स बने होते हैं, रंगीन धारियां बनी होती हैं। और उन रंगीन धारियों का कुछ कोड्स होता है, कुछ उसके मल्टीप्लायर्स होते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आज भी हम लोग का टॉपिक वही रहेगा, रेसिस्टेंस ही रहेगा, क्योंकि अभी रेसिस्टेंस से बहुत सारी चीजें जाननी है आपको, तो रेसिस्टेंस ही रहेगा। लेकिन हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जब रेसिस्टर्स को हम लोग आपस में पैरेलल में कंबाइन करते हैं, जैसे कि सीरीज और पैरेलल में आपको हम बताए थे कि जैसे सीरीज में अगर रेसिस्टर्स को हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे मान लेते हैं आई करंट जा रहा है, तो ये आई करंट सब में हो करके फ्लो करता है, इसमें कोई इशू नहीं है, सब में आई करंट ही जाएगा, कोई उसमें दूसरा करंट उसमें नहीं, कहीं से न कम होगा न अधिक होगा, सब में आई करंट फ्लो करेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, पैरेलल में, तो मान लो कि ये रेसिस्टेंस हो गया R1 और ये दूसरा हो गया R2, और यहाँ से ये करंट जा रहा है इसमें I। तो जैसे इस रास्ते यहाँ पे जंक्शन पे आता है, इस जंक्शन पे आता है, ठीक है ना, तो जैसे इस जंक्शन पे आता है, जंक्शन का नाम देते हैं A, इस जंक्शन का नाम देते हैं B। तो यहाँ से अब इसके दो रास्ते हो जाते हैं, ठीक है, दो रास्ते हो गए, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर R1 की तरफ, एक R2 की तरफ। तो निश्चित रूप से कि दोनों का चूंकि रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों में करंट का मान जो होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। मान लेते हैं इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, फिर यही करंट जो होगा वो यहाँ से फिर बाहर निकलेगा और फिर ऐड होकर के यहाँ पर आई करंट फिर बन जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से आई करंट हमको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करता है पैरेलल वाला में। तो पैरेलल में क्या हो गया कि यहाँ पे चूंकि रास्ते डिवाइड हो गए तो करंट का वैल्यू जो होगा वो भी सेम नहीं रहेगा, अब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जाएगा। पिछले क्लास में इसमें हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज में क्या होता है कि सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस अलग अलग है, R1 R2 ऐसे R3 अलग अलग रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सब में करंट सेम जाएगा, आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो सब में करंट फ्लो करेगा आई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि पैरेलल है और पैरेलल में है तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ से करंट जो होगा सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, जैसे एक में I1 दूसरे में I2 ऐसे करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा, ये चीज हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है, यानी उसको कह सकते हैं करेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ब्रांचेज या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सीखेंगे आज, ठीक है, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, धारा का वितरण कैसे हो रहा है, धारा कैसे कैसे इसमें प्रवाहित होगी, किसमें कितना जाएगी, इसी को हम लोग समझेंगे। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो इंट्स है ए और बी, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी अप्लाइड है, ठीक है, भी अप्लाइड है, और भी के कारण यहाँ पर ऐसे करंट जो होता है वो आई इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है।
तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स नहीं दिखाया, बस हम ये मान ले रहे हैं कि यहाँ पर इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम ज्ञात करें, क्योंकि दो रेसिस्टर से अलग अलग, तो उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी समायोजन का समतुल्य प्रतिरोध, ऐसे समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 और ऊपर R2 प्लस R1। तो अगर हम इसको इन्वर्स करके लिखे R का मान, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारा इस सर्किट का या इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया, या कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, R का मान इतना। ठीक है, अब अगर हम इसमें V का मान निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो विभवांतर जो उस पर अप्लाइड है, विभवांतर से लिखेंगे, विभवांतर, ठीक है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो विभवांतर का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मान। तो यहां से हम क्या करते हैं कि I और R का मान हमारे पास निकला हुआ, तो इसको इसमें R का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो उस पर अप्लाइड है उसकी वैल्यू हो जाएगी I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमको चूंकि निकालना क्या है हम यहाँ समझ रहे हैं, ये तो हमारा हो गया कि इसके लिए एक इसका इक्विवेलेंट निकल गया, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो करंट और रेसिस्टेंस के टर्म में निकल गया। लेकिन हमको एक्चुअल रूप से निकालना क्या है, हमको निकालना है कि R1 में कितना करंट जाएगा और R2 में कितना करंट जाएगा। ठीक है ना, इस R2 में कितना करंट जाएगा उसका मान निकालना है कि I1 और I2 का मान क्या होगा। ठीक है, इसको निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो तो अब अगर फिर हम आते हैं इसके लिए, ठीक है, तो अब इसमें I का मान हमको निकालना है, करंट का मान निकालना है। ठीक है, तो नाउ करंट इन R1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नाउ करंट इन R1। तो R1 में जो करंट होगा वो I, तो I बराबर V बटे R1, फॉर्मूला यही है, I बराबर V बटे R1, जो V बराबर IR होता है तो I बराबर V बटे R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि V का वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखो V का जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो ऊपर में V का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, I R1 R2 अपॉन R1 और फिर ये R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, बस ये वाला वैल्यू उठा करके वहां पुट कर दिए और नीचे R1 है तो R1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखोगे कि R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से I1 का क्या मान निकल जाएगा, I R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारा I1 का मान निकल जाएगा, यानी ऊपर वाला जो है रेसिस्टेंस है R1 उसमें करंट का मान इतना आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसमें ये नीचे R2 में करंट निकालें, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं करंट इन R2। ठीक है, तो उसके लिए, तो उसमें करंट के लिए फिर वही फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। अब उसमें रेसिस्टेंस R2 है तो V अपॉन R2 का यूज करेंगे और फिर इसमें डिवाइड करें, V का वैल्यू पुट करेंगे, तो V का वैल्यू देखो पुट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो V का वैल्यू हो जाएगा I R1 R2 अपॉन नीचे में R2 और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2। ये जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसी वैल्यू को हमने वहां पर बस पुट किया हुआ और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो R2 से R2 कैंसिल। ठीक है, तो फिर हमको I2 का मान कितना हो जाएगा, I2 बराबर ये हो जाएगा I R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारा करंट का मान हो जाएगा, जो कि नीचे वाले ब्रांच यानी R2 में जो करंट फ्लो करेगा वो। तो देखो दोनों को अगर कंपेयर करो, इसको और इसको, देखो यहाँ पे तो नीचे में R1 R2 दोनों में है, ऊपर में I भी दोनों में है, बस R2 और R1 का फर्क है।
अगर हम इसको रेशियो निकालें, अगर इसको हम रेशियो कर दें तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम रेशियो निकालें कि I1/I2, ठीक है, तो I1/I2, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I1 की वैल्यू रखेंगे, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी I R2/R1 प्लस R2। फिर ये I2 की वैल्यू जगह उलट जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा I R1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमको ऐसे मिलेगी। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, ठीक है, तो फिर हमको क्या मिला यहाँ पे, I1/I2 इज इक्वल टू R2/R। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया इसमें, कि जिसमें जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब या ऐसे सपोज करो कि जैसे दो ब्रांच हो गया, R1 और R2 दो रेसिस्टर्स हो गए, तो करंट का जो वैल्यू होगा, ठीक है, I1 और I2, तो I1 और I2 का जो रेशियो होगा उसके उसमें जो रेसिस्टर्स है उसके रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि I1 में जो करंट होगा R1 के हिसाब से जाएगा, नहीं, I1 में जो करंट होगा R2 के हिसाब से, और अब ये और जो इसमें जो करंट होगा वो उसकी रेशियो देखो उल्टा, एकदम बिल्कुल इनवर्स के रूप में आया है। यानी ये जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस के यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब उसके रेसिप्रोकल के अनुपात में होगा, I1/I2 इज इक्वल टू R2/I1, इस रेशियो में होगा। ऐसे इसको लिख सकते हो, ऐसे I1:I2 इज इक्वल टू R2:R1, यानी रेशियो जो हम रेसिस्टेंस का जो रेशियो करेंगे उल्टा करेंगे तब उसका अनुपात हमको ऐसे मिलेगा I1 और I2 का, ठीक है। तो ये करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर पैरेलल में अगर हम जोड़े तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस रूप में होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और बहुत तरह का इस पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इस पे बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल के लिए विशेष रूप से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो रेसिस्टर्स का हम लोग कॉम्बिनेशन बहुत तरह से पढ़े थे, तो थोड़ा सा हम लोग एक चीज यहाँ पर आपको और भी कहेंगे कि आप इसको ध्यान में रखेंगे। जब भी आपको रेसिस्टेंस निकालना हो, अगर दो पैरेलल में अगर दो रेसिस्टर्स हो और इक्विवेलेंट निकालना हो, तो फटाक से जब निकालना हो एकदम तेजी में, ठीक है ना, तो R इक्वल टू R1/R2 ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो बिल्कुल आराम से फास्ट में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी को यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप क्विक के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉम्बिनेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कि कैसे हम लोग रेसिस्टर्स को जैसे कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है ना, तो कैसे हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो कई तरह के हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और फिर उसके बाद से ये थोड़ा ऐसे कन्वर्ट हो गया, और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो कि 2 ओम है, और ये मान लो कि 4 ओम हो गया, और ये भी 4 ओम हो गया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा जाए, या इसमें सपोज करो कि यहाँ पर भी एक और हम ऐड कर देते हैं, एक और यहाँ पे एक और हम बना देते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है, और ये भी मान लो कि 2 ओम है, ठीक है। अब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कैसे इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जब यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, तो जहां पर भी करंट बटेगा, जैसे ही करंट यहाँ पे बटा तो जितने भागों में बटेगा वो सभी भाग जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बस ये चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जहां करंट बटा वहां से वो पैरेलल हो जाएंगे, जैसे ये हो गया, ठीक है, यहाँ से करंट बट गया तो ये दोनों पैरेलल हो गए, फिर मिल गया, फिर मिल करके सेम करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, तो सेम करंट इसमें जा रहा है, तो ये सब सिर्फ सिर्फ आपस में तीनों सीरीज में हो जाएंगे, बट ये दोनों जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे। तो इन दोनों को पैरेलल में निकाल करके फिर इसके साथ हम सीरीज में जोड़ देंगे, हमारा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, अब इसका देखो, अब सीरीज में है तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट RS, ठीक है, तो 2 ओम, और इसका क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला बताया कि अगर दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो, ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है कि दोनों को यहाँ पे R1/R2 बस ऐसे करना है, उसका फास्ट हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये इसके साथ सीरीज में है ये पूरा, तो पूरा सीरीज में तो प्लस कर लेंगे, और फिर इसका पैरेलल में हम निकाल लेंगे,
तो 4 × 4/4 ठीक है, ये रेसिस्टेंस हो जाएगा ओम में। और फिर 2 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो फिर 2 ओम को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। और प्लस इसको देखो, 4 चौका 16 और बटे 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम और फिर ये 2 ओम, यानी हमारे पास रिजल्ट कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से बस एक लाइन में इसको हम ऐसे बनाते चले जाएंगे, जो पैरेलल होगा उसको पैरेलल में कर लेंगे और बाकी सब आपस में सीरीज में हो जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा। तो ये एक पहला हमारा एक हुआ। फिर और चलो देखते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह का। दूसरा ये, ठीक है, यहाँ पे चलो दूसरा देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें कि ऐसे रेसिस्टर्स है, 3 रेसिस्टर्स ऐसे हैं। ठीक है, और इसको ना ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे यहाँ पर ऐसे कनेक्शन दिखा दिया गया है, इसको ऐसे कनेक्शन दिखा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर रेसिस्टर्स हो, ठीक है ना, सबकी वैल्यू मान लो आर आर ऐसे आर। ठीक है, 3 रेसिस्टर से ऐसे देखने से लग रहा है कि सीरीज में है, लेकिन ये कनेक्शन कुछ यहाँ से इसको यहाँ और यहाँ से इसको। तो अब देखोगे तो तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है। जैसे इसमें जो करंट जा रहा है तो कुछ हिस्सा इधर चला गया। ठीक है, फिर इसमें जो करंट जाना चाहिए तो इसका कुछ हिस्सा इधर चला गया, तो इसमें जो करंट गया वो इसमें नहीं है, जो इसमें करंट गया वो इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि करंट जो होगा तीनों में डिफरेंट हो गया। अब तीनों में जैसे ही करंट डिफरेंट हो गया, तो ये फिर तीनों जो हो गया वो पैरेलल में अब यहाँ पे काउंट होगा। तो इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे लिखेंगे तो 3/R हो जाएगा। और इस प्रकार से पैरेलल का मान हो जाएगा यहाँ पे R/3। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। ये एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जा चुका है इस तरह से, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर भी ये रेसिस्टेंस बना दिया जाता है, यहाँ पर भी ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी आता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से तो ये रहा। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा, 2 हुआ, तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग ऐसे लेते हैं, एक मान लो ऐसे रेक्टेंगल शेप में ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर भी रेसिस्टर्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी रेसिस्टर है। ठीक है, उसको भी यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे यहाँ सीधे बिल्कुल दिख रहा है। इसका नाम पहले देते हैं, इसका नाम देते हैं ABCD। और रेसिस्टेंस हम जैसे इसका सबको R मान लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। ठीक है, ये इस तरह से है। अब इसमें क्या है कि करंट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे आ रहा है तो देखो यहाँ पे इस ब्रांच पे 3 भागों में बट गया, इधर बट गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। अब ये वाला जो करंट गया वो तो सीधे वही करंट इधर बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन ये वाला जो करंट गया वही करंट इसमें भी होकर के फ्लो हो रहा है। इसमें भी जो करंट इसमें गया वही करंट जो होगा इसमें भी होकर के फ्लो हो रहा है, और फिर यहाँ पर आकर के ऐड होकर के एक साथ बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा कहा जा रहा है कि ए और सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, ए और सी के अक्रॉस। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से सीधे देख सकते हो कि जो जो करंट जो है, जो भी करंट जितने भी रेसिस्टर्स में जाएगा, सेम जा अगर जा रहा है तो वो सीरीज में, और जहां से करंट बटेगा वो पैरेलल में। रूल यही है। तो ये करंट जो जा रहा है वो जो इसमें जा रहा है वही इसमें भी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में हो जाएंगे। सेम वही चीज यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें भी जा रहा है, तो ये और ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। ठीक है, लेकिन ये 3 जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच और ये, तो ये 3 ब्रांच जो है, ये तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है, ए और सी बिंदु पर ये जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको सीरीज में जोड़ना है, इसको भी सीरीज में जोड़ना है, और जो रिजल्ट आएगा वो तीनों को आपस में फिर
पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के तीनों पैरेलल में जोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम फिर देखें इसको, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर रीड्रॉ करें अगर इस फिगर को, तो ये बीच वाला रेसिस्टर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा वो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा, ये बीच वाला, और ये देखो, तो ये दोनों को जोड़ो तो आर प्लस आर, तो ये 2R हो जाएगा। ये भी आर प्लस आर 2R हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो सिंपल जोड़ लेंगे, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट हो गया ए, और ये हमारा पॉइंट हो गया सी। तो अब ये तीनों हमारे पैरेलल हो गए, तो तीनों पैरेलल हो गए, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R और प्लस 1/2R। तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सबको नहीं, थ्री नहीं होगी, हम एलसीएम लेकर के इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, मतलब ये हो जाएगा 2R क्यू, ऐसे ही कुछ आएगा। तो इसको आप एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग इसको वर्कआउट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर होगा तो ऐसे रीड्रॉ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, एक और हम लोग विटेस्टोन ब्रिज पे थोड़ा सा समझते हैं। तो विटेस्टोन ब्रिज पे जैसे कि ऐसे रेसिस्टर्स हैं, फिर यहाँ पे या इसकी जरूरत नहीं है हमको, बस इसके रेसिस्टेंस से जरूरत है, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है। तो एक चीज यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, कट यहाँ पे, ठीक है। तब चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस हम यहाँ पे, ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ये चीज, ये जंक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से फिर ऐसे इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से करंट आ रहा है और इधर से करंट वापस जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है। अब मान लो कि इसमें हम दे दिए 10 ओम, और ये हो गया 20 ओम, ठीक है। तो 10 ओम 20 ओम, फिर इधर मान लो कि 20 ओम है, और इधर मान लो कि 40 ओम है, और इधर मान लो 5 ओम है। ऐसे है यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, और ऐसे मान लो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख रहे हैं। तो अब इस तरह का अगर सर्किट हो, ठीक है ना, जिसमें बीच में भी ऐसे कॉम्बिनेशन हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये ऊपर के जो दो रेसिस्टर्स है 10 ओम और 20 ओम, उसका रेशियो निकालेंगे। तो 10/20, तो उसकी रेशियो हो जाएगी 1/2। क्लियर है। और फिर उसके बाद से क्या करेंगे, नीचे वाले दो रेसिस्टर्स है उसका हम भी रेशियो, उसका भी रेशियो निकालेंगे। तो उसका भी रेशियो निकालेंगे, तो 20/40, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब ये दोनों अगर रेशियो इक्वल है, यानी ऊपर दोनों का रेसिस्टर्स का रेशियो और नीचे दोनों रेसिस्टर्स का रेशियो, दोनों रेशियो अगर इक्वल है, 1/2 ये भी है, 1/2 अगर ये भी है, दोनों का इक्वल है, तो उस स्थिति में क्या हम कहेंगे कि ये जो हमारा ब्रिज है, या विटस्टोन ब्रिज है, या रेसिस्टर्स का ये जो विटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, वो बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड यानी संतुलित है। तो संतुलित विटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है, जिसमें ये 5 ओम का रेसिस्टर्स यहाँ पे जोड़ा गया है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट मींस कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनइफेक्टिव हो गया, इसका कोई प्रभाव इस सर्किट में नहीं है। करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस रेसिस्टर्स का कोई प्रभाव इस सर्किट में नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये अब इनइफेक्टिव हो गया। तो इनइफेक्टिव हो गया तो अब इसका कोई रोल नहीं है, अब इसका रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब अब क्या हो जाएगा, तो अब ये देखो, अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों को सीरीज में निकाल के फिर आपस में पैरेलल में उसको जोड़ देंगे, तो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस सर्किट का निकल जाएगा। तो यही तरीका होता है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाए, ठीक है। और बहुत लड़के कंफ्यूजन में इसको छोड़ देते हैं, लगता है कि बहुत टफ है, जबकि उसमें कुछ नहीं करना है, बस आप ये रेशियो चेक कर लीजिए, रेशियो रहेगा, आप ये बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, और फिर दोनों को सीरीज में, इसको सीरीज में जोड़ के और फिर पैरेलल में आपस में जोड़ दीजिए, तो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 ओम, और ये हो गया
20, तो 30 ओम हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का, तो 30 ये हो गया और 40 प्लस 20 60 ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। पैरेलल में दो रेसिस्टर्स पैरेलल हो तो जोड़ने का यही तरीका है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 अपॉन ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो 3 टाइम्स में और फिर ये हो जाएगा 20। ठीक है, यानी टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा सर्किट का 20 ओम आ जाएगा, बीच वाला इनइफेक्टिव हो जाएगा। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, जैसे ये 1/2 आ गया और ये 2/3 आ गया, या कोई और दूसरा रेशियो आ गया, अलग अलग रेशियो आ गया, तो अगर अलग अलग रेशियो आ गया तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं कहा जाएगा। और उस स्थिति में ये जो सर्किट जो हमारा इसमें जो रेसिस्टेंस था 5 ओम, अब वो फिर इफेक्टिव हो जाएगा। तो फिर इफेक्टिव हो जाएगा तो फिर उसको हम अब ऐसे बैलेंस्ड कंडीशंस का उपयोग करके हम वैसे उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर हमारा दूसरा तरीका हो जाएगा उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही आते हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और वहां पर ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस्ड नहीं है तो फिर वहां पर हम लोग जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग उसको पढ़ेंगे, वहां पर निकालेंगे बहुत सारा। उस व्हीटस्टोन ब्रिज पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान कैसे निकालते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग वहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो बहुत सारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए उसको कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बस फॉर्मूला वही रहेगा, रूल यही रहेगा कि यहाँ जहाँ पे करंट बटेगा वो पैरेलल हो जाएगा और जहाँ पे करंट सेम जा रहा है वो सीरीज में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल के बहुत सारा आपस में उसका मिक्स करके और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, तो हल्के हल्के ही आते हैं, 1 नंबर का रहता है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमा है। देखो ओम का जो लॉ है, हम पहले ही बताए थे कि ओम का लॉ जो यूनिवर्सल लॉ नहीं माना जाता है। ओम का लॉ जो है वो कंडीशनल लॉ है। कंडीशन क्या है कि जो करंट जो फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो उसमें कंडक्टर हीट नहीं होना चाहिए, कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ओम्स लॉ वहां तक लागू है। जैसे उसका टेम्परेचर चेंज करेगा, राइज करेगा, तो टेम्परेचर राइज होने से रेसिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है, और जब रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फिर जो भी और आई का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो जो होगा वो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यानी इस पे हम अगर भी ले रहे हैं, ठीक है, और इस पे आई ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडक्टर्स के लिए जो होता है वो कंडक्टर्स के लिए ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। लेकिन जैसे ही जब यहाँ पे जो होगा, जैसे ही अगर वायर हीट करने लगेगा एक समय के बाद, जैसे ही कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो धीरे धीरे वायर जो होता है हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, उसका टेम्परेचर राइज होने लगता है। तो जैसे टेम्परेचर जब राइज होना शुरू होगा तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी गड़बड़ हो जाएगी, ये करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, उस रेशियो में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, ग्राफ ऐसे वो मुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये ओम्स का जो नियम है कंडक्टर्स में एक निश्चित सीमा तक के लिए ही लागू होता है, वहीं तक लागू होता है जहां तक कि उसके टेम्परेचर चेंज नहीं हो। जब जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर ओम्स लॉ वहां पर फेल कर जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ओम्स का नियम जो है वो कंडक्टर के या मेटल के एक वाइड रेंज के लिए लागू होता है। ठीक है, ओम्स का नियम। ठीक है, तो ये मेटल्स में ये लागू होगा, मेटल्स में एक वाइड रेंज के लिए लागू होगा। ठीक है, पहला चीज ये मेटल्स में लागू होगा ये। ठीक है, तब तक जब तक ये टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, दूसरा जो होता है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स, तो क्या होगा सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, मेटल्स में तो मान लेते हैं ओबे करेगा, ये ओम्स लॉ जो होगा वो ओबे करता है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स जो होता है, क्योंकि मेटल्स और सेमीकंडक्टर दो ही चीज की हम बात ही करेंगे, क्योंकि करंट का फ्लो इसी में होता है, इंसुलेटर में तो होता नहीं है। ठीक है, तो इंसुलेटर की हम बात ही नहीं करेंगे, तो एक कंडक्टर्स हो गया यानी मेटल्स हो गए और दूसरा सेमीकंडक्टर्स हो गया। अर्धचालक, तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, अर्धचालक के केस में हम दो चीजों को देखेंगे। एक अर्धचालक जो डिवाइस है जिसको हम लोग डायोड कहते हैं। ठीक है, डायोड, तो अगर डायोड का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो उसका जो कुछ ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे आता है।
ऐसे उसका कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करा, तो इसमें देखोगे तो कहीं पर भी आपको V और I के बीच, यानी यहाँ पर जो करें, यहाँ पर V हो गया ऐसे और यहाँ पे I है, तो इस ग्राफ में भी देखोगे तो V और I में कहीं पर भी आपको जो है सीधा ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे कर्व्ड है ये, ऐसे सीधा, ठीक है ना, मतलब ऐसे कर्व्ड हो गया, ये भी यहाँ पे कर्व्ड है। ठीक है, ये सीधा नहीं जाएगा, कर्व्ड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायोड जो होता है वो कहीं से भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, क्योंकि जहां पर भी ग्राफ V और I के बीच हमको सीधा मिलेगा वहां ओम्स लॉ लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमको कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डायोड जो होता है ओम्स लॉ को ओम्स लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगर फिर उसके बाद से एक तीसरा हो गया ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का भी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का भी ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब ऐसे ग्राफ, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा भाग के लिए ओम्स लॉ को वो ओबे करेगा, थोड़े से भाग के लिए ओम्स लॉ को ओबे करेगा, उसके आगे फिर वो भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में भी, यानी डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब ओम्स को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते, कुछ रेंज के लिए, थोड़े से समय के लिए वो ओबे कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से ओबे नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। लेकिन मेटल्स में वो ओम्स लॉ का पालन होता है कुछ समय तक, जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो। तो ये ओम्स लॉ का लिमिटेशंस है, यानी कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पे सेमीकंडक्टर्स के लिए काम नहीं करता, कंडक्टर्स के लिए कह सकते हैं कि ओम्स लॉ लागू होता है। ठीक है, अब इस पे कुछ जो भी डिवाइसेज बनाए जाते हैं, वैसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, वो ओमिक डिवाइस कहे जाते हैं। ओमिक डिवाइस, ठीक है, ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, तो ओमिक डिवाइसेस का मतलब है कि जो ओम के नियम को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, ओम के नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अक्षरशः उसका पालन करते हैं, वो ओमिक डिवाइस कहे जाते हैं, जैसे कि मेटल्स। ठीक है, वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उसको हम लोग नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं, नॉन ओमिक, ओमिक डिवाइस। ठीक है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, बल्ब हो जो होते हैं, वो वैक्यूम ट्यूब, तो ये सब जो होते हैं वो नॉन ओमिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ओमिक्स मतलब कंडक्टर्स जो हो गए वो ओमिक डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे ओमिक डिवाइस, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है, अजय सर, तो इस प्रकार से ये जो है रेसिस्टर्स के बारे में हमने बहुत सारा चीज पढ़ा। अब आपका रेसिस्टर्स में थोड़ा सा एक दिन का भी और क्लास होगा, जिसमें हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम लोग पढ़ेंगे कि ताप पर निर्भरता कैसे होती है रेसिस्टेंस की, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, फिर हमारा रेसिस्टेंस टॉपिक जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के लिए मिला। आप बहुत सारा आपके बुक्स में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए। कुछ और क्वेश्चन हम कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में कुछ और आपको क्वेश्चंस इसमें कराएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।